हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अच्छे रिसर्च पेपर हम कैसे लिखते हैं। एक रिसर्च पेपर हम कैसे लिखते हैं, तो अब रिसर्च पेपर और हमें सीखना है ये रिसर्च पेपर क्यों लगता है, हमें क्यों लिखे भाई साहब, क्या ज़रूरत है हमें रिसर्च पेपर की। हाँ, रिसर्च पेपर होता क्या है। रिसर्च पेपर एक आर्टिकल है जिसके हमें पता चलता है कौन से एरिया पे क्या क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है और उस काम पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। और हाँ, ये रिसर्च पेपर अच्छी जगह पब्लिश होना चाहिए, अच्छी जगह जैसे प्रोक्वेस्ट में देखना चाहिए, ये जेस्टोर में होना चाहिए, ये अच्छे सेज पे होना चाहिए, अच्छे एक जगह पब्लिश हो जाए, हार्वर्ड पे होना चाहिए, कोई भी अच्छी जगह पब्लिश होना चाहिए, इससे हमें पता चले। अच्छी वेबसाइट से हम इसको डाउनलोड करते हैं रिसर्च पेपर को। ठीक है, अब चलो बात करते हैं क्या ज़रूरत हमें हमें पता चलता है कि कौन से एरिया पे क्या काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, उस पे कौन सा डेटा लगा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आया है, कौन सी टाइप की रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ किया गया है, क्या क्या टेक्निक यूज़ किया गया है, रिसर्च की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इन्वेस्टिगेशन उसने किया हुआ है, किस तरह का रिजल्ट उसको आया है, कौन से रिस्पोंडेंट पे उसने काम किया है, ये सारी चीज़ आता है एक रिसर्च आर्टिकल पे, एक रिसर्च पेपर पे, जो हमें मदद करता है हमारी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, आसानी से हम अपनी रिसर्च को कर सकें इसको। इसलिए हमें रिसर्च पेपर की ज़रूरत पड़ती है। एक बुक की तरह होता है, उसको लिखने की अच्छी स्टाइल होना चाहिए। जैसे एक अच्छी बुक हम क्यों अच्छे राइटर को पढ़ते हैं, जैसे सुकुमार राय या जैसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों, वाई, शेक्सपियर क्यों पढ़ते हैं, वो अच्छे राइटर है। इसकी भी एक राइटिंग स्टाइल है। अच्छे राइटिंग स्टाइल यूज़ करोगे तो आपकी पेपर, हाँ हाँ, आपकी पेपर भी लोग पढ़ेंगे। अगर अच्छी स्टाइल नहीं है, बोर हो जाएंगे लोग, फेंक देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। पे करके भी पढ़ते ही रिसर्च पेपर बिकता है। ये रिसर्च पेपर सेल होता है $50, $40, $30 या तक $26 पे भी सेल होता है रिसर्च पेपर, जो अच्छे रिसर्च पेपर है, अच्छे राइटर के है। इससे पैसे भी कमा सकते हो। अच्छा चलो, अब रिसर्च पेपर की लिखने की स्टाइल। पहला स्टाइल, फर्स्ट स्टेप, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है समरी। समरी और एब्स्ट्रैक्ट। समरी और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज समरी, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, ये समरी और एब्स्ट्रैक्ट लिखते कैसे है। भाई साहब, ये समरी और एब्स्ट्रैक्ट जो भी आप बोलते हो, ये होता है पूरी जो अपने राम कथा सोची है, देखी है, लिखी है, मैंने आपने काम किया है उस पर, उसकी एक छोटी सी ब्रीफ, पूरी राम कथा की एक छोटी सी ब्रीफ होता है समरी और एब्स्ट्रैक्ट। ने आपने रामायण पढ़ी है भाई, रामायण में क्या होता है, पूरे राम ने गया, वनवास गया, युद्ध गया, पूरी बोलना नहीं है, छोटी सी, हाँ भाई राम इस तरह से 14 साल वनवास था, उसमें सीता का हरण कर दिया रावण ने, उसके बाद रावण के साथ फाइट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, राम ने सीता को छुड़ा के लेके आ गया। ये है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट क्या हुआ, राम ने सीता को लेके आ गया। तो ये पूरा छोटा सा इंट्रोडक्शन को देना है समरी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है भाई साहब, हो गया समरी, अब से समझ गए हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कीवर्ड। कीवर्ड में क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है कीवर्ड। ये कीवर्ड, अच्छे रिसर्चर हमेशा कीवर्ड लिखते हैं। कीवर्ड में क्या आता है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ तक कि जो रिसर्च एरिया है वो भी आ सकता है अगर इम्पोर्टेंस हुआ तो। आपने समझा पढ़ के कि हाँ भाई ये हमें देना है, जैसे कोई स्कूल पे रिसर्च हुआ तो स्कूल का पर्टिकुलरली देना है, या कोई कंट्री पे या कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे रिसर्च हुआ तो उसको देना है। 5 स्टार पे रिसर्च हुआ तो 5 स्टार होटल को देना है। कोई भी अच्छी जगह आपको देना, आपको लगता है कि इसे मेंशन करना चाहिए, तो वो कीवर्ड पे आएगा। ये है दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप, एक रिसर्च की तीसरी स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, पहला आ गया सब समरी और एब्स्ट्रैक्ट, समरी और एब्स्ट्रैक्ट। दूसरा आ गया कीवर्ड। थर्ड स्टेप इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, अच्छे इंट्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी थोड़ा टाइम ले लिया। अच्छे इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन जब भी हम लिखते हैं वो एक फनल डाउन होता है, ऐसे फनल की तरह हम लिखते हैं और लास्ट में उसे हम क्लोज करते हैं। ये होता है अच्छे इंट्रोडक्शन लिखने की स्टाइल। पहले बड़े टॉपिक ले लिए, पूरी जगत के लिए, जैसे आपने 5 स्टार होटल पे काम करना है, पूरी 5 स्टार होटल की पूरी इंट्रोडक्शन पहले दे दिया।
फाइव स्टार होटल होता है, इसके इतने डिपार्टमेंट होता है, उसमें ये सारे चीज़ होता है और उसमें इतने सारे लोग काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट में ये मेजर डिपार्टमेंट है, ये माइनर डिपार्टमेंट है, ये सारे डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया। और हमारे एरिया में कितने फाइव स्टार होटल में, कंट्री में या हमारे जो सिटी है उसमें कितनी है, उसमें से हमने ये पूरी, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फाइव स्टार होटल क्यों हमने फाइव स्टार होटल पे ही काम करना है, ये सारी चीज़ देना है। ठीक है, ये इसके बाद आखिर में फनल डाउन करके बोलना है हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक निकाल के इस सब्जेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये होता है इंट्रोडक्शन, फनल डाउन करना, बड़े से लेके छोटे फनल डाउन, बड़े से लेके छोटे करना है, यू शेप, और लास्ट में क्लोज करना है, फनल को ढकना लगाना है। ठीक है, आपको आपका इन्वेस्टिगेशन की बता के। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद अरे भाई इंट्रोडक्शन हो गया, चल छोड़ो इसको, हो गया। अब क्या आता है, लिटरेचर रिव्यू। यार ये लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? ये लिटरेचर रिव्यू होता है जो दूसरे बंदे ने उसकी सिमिलर एरिया पे या दूसरे कंट्री पे उसी एरिया पे काम किया है, वो होता है हमारी रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू, जो हमारी टॉपिक को प्रूव करता है, जो है हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया है, जो हाइपोथेसिस लिया है, वो परफेक्ट है। इसे हम मेंशन करते हैं लिटरेचर रिव्यू में। मेंशन करके हमें बताता होता है कि हाँ भाई, ये से हमें पता चला ये टॉपिक के बारे में। ये होता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, चलो लिटरेचर रिव्यू हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है? जो रिसर्च क्वेश्चन होता है ना, उसी को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। रिसर्च क्वेश्चन को ही हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या आता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल एच नॉट से डिनोट किया जाता है, ऑल्टरनेटिव H1। ऑल्टरनेटिव दो तरह के होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। माने अगर ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव। चलो ठीक है, हमने मान लिया ये पेन और ये पेन इक्वल है, इसकी दोनों की समानता है दोनों में, तो ये है नल हाइपोथेसिस, जिसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अलग नहीं है। अब हमने बोल दिया भाई ये पेन और ये पेन अलग है, कैसे? जैसे इसका काली नील है, ब्लू ये है, ये ब्लैक है, तो अब हो गया असमानता। उस पे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये ज़्यादा हो सकता है, ये दोनों भी नील हो सकते हैं, पर इसमें गाढ़ा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या इसमें कम हो सकता है, इसमें गाढ़ा हो सकता है, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। चलो हाइपोथेसिस भी हो गया, अब क्या करना है? अब हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी करना है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत टफ है भाई साहब, आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे इजी पार्ट होता है पूरी रिसर्च की, क्योंकि उसमें अपने को पहले रिसर्च डिज़ाइन दिखाना पड़ता है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है पूरी रिसर्च की, जो आपने राम कथा लिखी है पूरी उसकी ब्लूप्रिंट होता है, कैसे किया है, उसकी डेटा कहाँ से लिया है, कौन सी तरह के रिस्पोंडेंट चूज़ किया है, क्यों रिस्पोंडेंट को चूज़ किया है, क्वेश्चन यहाँ क्या लगाया है, अगर आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो दिखाना होता है, सैम्पलिंग क्या लिया है, सैम्पलिंग की टेक्निक क्या यूज़ किया है, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या किया है, उसमें आपने स्ट्रैटिफाइड लगाया, अगर प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी हुआ तो आपने तुम्हारा वो लगाया, जो प्रोबेबिलिटी में आता है स्ट्रैटिफाइड आता है, सिंपल रैंडम आता है, मतलब सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडम सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब कोटा सैम्पलिंग जो आता है वो, या पर्पसिव सैम्पलिंग, ये सारे नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है। ठीक है, दो तरह का हो गया। अब चलो सैम्पलिंग की कौन से पीरियड में सैम्पलिंग लिया, ये भी सारी चीज़ आपको बताना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रोसीड्यूर, क्या प्रोसीड्यूर से हमने सैम्पलिंग लिया है, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। अब चले आते हैं उसके बाद, अब क्या हो गया भाई, सैम्पलिंग ले लिया, डेटा ले लिया, इतने सारे 200-400-500 डेटा ले लिया, अब करना क्या है? उसको कोडिंग करना है। और उसके बाद अगर आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च हुआ तो उसको SPSS में, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च हुआ तो उसको NVivo में आपको उसको देना है, या कोई भी सॉफ्टवेयर जो क्वालिटेटिव को सपोर्ट करता है या क्वांटिटेटिव को सपोर्ट करता है, उसमें आपको उसको फीड करना है, डेटा को फीड करना होता है, आपको कोडिंग करके उसको फीड करना होता है।
उसके पहले एक चीज़ आता है स्केलिंग। स्केलिंग जो आपको करना होता है, जैसे डेटा 4 तरह के स्केल में आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल मतलब जो नाम वगैरह होता है उसको नॉमिनल कहते हैं, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होता। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डर्ड में आता है, एक 2 4 5 6 ऐसा ऑर्डर में आता है, उसे ऑर्डिनल। इंटरवल क्या होता है? जैसे 5 और 10 उसके बीच में क्या है? 5, ये इंटरवल 5 5 10 15 20 5 के इंटरवल में आता है, ये इंटरवल रेशियो। सपोज वेरी गुड, गुड, नॉट गुड, तो गुड इंटरवल ये आ गया। वेरी गुड के साथ जो गुड है उसका इक्वल डिफरेंस है, डिस्टेंस है, और गुड के साथ जो डिस्टेंस है नॉट गुड का उसका भी इक्वल होता है। यह है इंटरवल स्केल। और रेशियो स्केल, आपको रेशियो अपने कैलकुलेशन तक ये है 2:4 4:4 जो रेशियो में आता है, मतलब जिसकी आपको रेशियो में मिलता है वो रेशियो स्केल। तो ऐसे डाटा को आपको लिखना होता है, कंप्यूटर पे फीड करना होता है। और हो गया, स्केलिंग हो गया। आप उसकी एनालिसिस करने से पहले आपको उसकी रिजल्ट निकालना होता है। आपको फॉर्मूला लगा के, जो आपने सपोज आपने कोरिलेशन लगाया तो कोरिलेशन करके, अगर पियर्सन का लगा पियर्सन का, या नॉन ये लगाया कलमार्क का, तो वो भी जो आपने किया है, फैक्टर एनालिसिस किया तो फैक्टर एनालिसिस का जो टेक्निक है उसको फिल करके फॉर्मूला लगा के आपको करना है। पूरी रिजल्ट निकल गया। अब भाई रिजल्ट तो आ गया, सब कुछ आ गया, अब क्या करना है? आप रिजल्ट को आप ऐसे लिख नहीं सकते, लिख दो भी चलेगा, पर उस पर नंबर नहीं आएगा, उस पर आपको अच्छा रिसर्च नहीं होगा। उसको एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। आपको अच्छी तरह से उस रिजल्ट को अपनी तरीके से, आपने जो रिसर्च किया है वो अपनी तरीके से उसको बताना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। ये ऐसे किया तो ऐसे आया, समझाना पड़ता है। चार्ट दे सकते हो, ग्राफ दे सकते हो, आप कोई भी कोई भी अपनी तरह से कोई राइटर की साइटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपनी तरह से उसको दिखाना पड़ता है, हाँ भाई ये है। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, अब हो गया, चलो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, उसके बाद रिजल्ट आ गया, हाँ भाई ऐसे किया तो ये रिजल्ट आया है। ठीक है, हो गया, रिजल्ट भी हो गया। चलो, आप क्या करना है, उसकी लिमिटेशन होते हैं कुछ। भाई पैसे की तंगी तो हर किसी को होता है, हर किसी के पास करोड़पति तो होता नहीं है, सब ठीक ठाक होते हैं, पर एकदम 10,000 करोड़ ऐसे रिसर्च में खर्चा कर दिया, 20,000 करोड़, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उसकी तंगी तो होता है पैसे की, तो ये लिमिटेशन है। सपोज हमें 600 या 1000 लेना चाहिए, हमने 400 लिया है, वो भी लिमिटेशन है। शायद 600 लेते डाटा तो उस पर थोड़ा अलग रिजल्ट आ सकता है, तो हमें ये बताना है, ये भी लिमिटेशन है। या नहीं आ भी आ सकता है तो नहीं बताना है। अगर रिकमेंडेशन करना है उसके बाद फाइनल स्टेज, आपको बोलना है कि ये रिसर्च आपको कहाँ कहाँ काम में आ सकता है। सपोज हमने कोई ऑफिशियल रिसर्च यूज़ किया, ऑफिस के ऊपर दिख रहे हैं फेसबुक कौन कौन यूज़र कितने घंटे यूज़ कर रहा है, तो हमने देखा रमेश बाबू दिन में 10 घंटे फेसबुक यूज़ कर रहा है, ऑफिस के टाइम पे 8 घंटे या 10 घंटे जो भी ऑफिस के टाइम है पूरे यूज़ कर रहा है। तो ये इसमें क्या अच्छा हुआ, इसमें बुरा क्या हुआ? और अगर हमारे रिसर्च में आया है कि अगर दिन में 1 घंटा आदमी फेसबुक या यूट्यूब कुछ भी करे तो उसका माइंड फ्रेश होता है। सपोज ये रिसर्च का आउटपुट आया, रिजल्ट आया, पर वो आदमी 10 घंटा कर रहा है तो काम हैम्पर हो रहा है, ये गलत है। तो कंपनी क्या करेगा, ये हमारी जो रिजल्ट आया है उसको अप्लाई करेगा, करके क्या करेगा कि भाई रिसेस के टाइम, जो भी छुट्टी के टाइम होगा, टिफ़िन के टाइम होगा, जो भी टाइम होगा, खाली टाइम, उसमें आप 1 घंटा आपकी मर्ज़ी से यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी करो, आपको माइंड फ्रेश करो। उसके बाद क्या होता है, काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, काम की मेहनत भी वो लोग अपनी खुशी से करते हैं, तो इससे अच्छा होता है रिज़ल्ट, गोल अचीव होता है, टारगेट अचीव होता है। तो ये है हमारा फाइनल स्टेज। और हाँ, नहीं, एक स्टेज और बाकी है, रेफरेंस। रिसर्च, हर किसी रिसर्च पेपर पे रेफरेंस होना ही चाहिए। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी जो कहते हैं, हम रेफरेंस कहते हैं मार्केटिंग या रिसर्च पे। तो ये क्या होता है रेफरेंस, इसमें हमें बताना होता है जो हमने जो लिटरेचर रिव्यू पे साइटेशन किया है, या हमने जो इंट्रोडक्शन पे साइटेशन किया है, सब एब्स्ट्रैक्ट पे या समरी पे किया है, उसको हमने कहाँ से लिया, उस रिसर्चर के नाम, वो रिसर्च कौन से साल में हुआ वो साल, और उसकी जो जर्नल लिया, बुक लिया, जो भी लिया उसका, उसकी नाम, उस
कौन से एरिया से लिया, अगर जर्नल लिया तो वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, पूरे डिटेल्स में, जैसे दूसरे कोई देखेगा उसको पता चलेगा। अगर हमने कोई वेबसाइट उठाया है तो वो भी लिखना है वेबसाइट से उठाना है उस रेफरेंस में। तो एक रेफरेंस आपने लिखा है, उसके बाद वेबसाइट भी लिख देना है। अगर सपोज कोई पब्लिश हुआ है रिसर्च पेपर, बहुत पॉपुलर नहीं है पर वेबसाइट पे अच्छी पॉपुलर वेबसाइट पब्लिश हुआ है, तो ये भी दिखाना है। ये है रेफरेंस, दैट इज एंड। अब ऐसे होता है रिसर्च पेपर की अच्छी लिखना। अगर ऐसे अच्छे तरह से लिखोगे आप, तो आपके रिसर्च पेपर भी, हाँ आपके रिसर्च पेपर भी लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और हाँ, रिसर्च पेपर अच्छे हो गया ना, तो बस पैसे भी मिलता है बहुत सारा। थैंक यू।